अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं दश्ते जुनून किस्त नंबर 61। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शुक्रिया। तब तुम उस सुल्ताना की तरफ देखकर हकलाई। हाँ मैं, सुल्ताना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम समझती थी कि कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, देख लिया अपना इंजाम। अब तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। महनाज के लहजे में नफरत थी। तुम समझते हो कि पुलिस वाले मुझे ज्यादा अरसा तक अपनी कस्टडी में रख सकेंगे? पता चल जाएगा, सुल्ताना ने कहा। डीआईजी साहिब बरामदे में डीएसपी के साथ खड़े थे। फिर वो डीएसपी को कुछ हिदायत देते हुए इन लोगों के करीब आ गए। इन दोनों आदमियों में से एक शहर का बहुत बड़ा ताजिर था और दूसरा एक सनतकार। वो दोनों डीएसपी को अच्छी तरह जानते थे। इन दोनों ने नजरें झुका ली। ये दोनों इस हराफा के खास आदमी हैं। वक्तन फवक्तन इसे लंबी लंबी रकमें देते रहते हैं जो मुल्क की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल होती है। सुल्ताना ने कहा, तुम लोग मेरे साथ आओ। डीआईजी साहब ने सुल्ताना और नायला की तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों डीआईजी के साथ बंगले से बाहर आ गई। गली में लोगों को हुजूम लगा हुआ था। वो दोनों डीआईजी के साथ इनकी गाड़ी में बैठ गई। डीआईजी के इशारे पर गाड़ी हरकत में आ गई और वो लोग थाने पहुंच गए। मिस सुल्ताना, डीआईजी साहिब बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आप दोनों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी में बैठे, ड्राइवर आपको छोड़ाएगा। सुल्ताना और नायला गाड़ी में बैठी रही और गाड़ी हरकत में आ गई। वो दोनों जब वडेरा क्रीम बख्श की कोठी पर पहुंची तो 12 बजने वाले थे। वो सब लोग इनके इंतजार में बैठे हुए थे। क्या हुआ दी? ससी दौड़कर सुल्ताना के पास पहुंच गई। वो लोग पकड़े गए? हाँ पकड़े गए, सुल्ताना ने जवाब दिया। वडेरा क्रीम बख्श बहुत खुश था। वो यूं महसूस कर रहा था जैसे तीनों उसकी अपनी बेटियां हों। इस रात वो देर तक बैठे बातें करते रहे। अहमद अली भी बड़ा खुश नजर आ रहा था। गजाला जब ऊपर इन्हें लेकर गई तो वो चारों एक ही कमरे में बैठी रात गए तक बातें करती रही। सुबह नायला ने अखबार देखा तो उछल पड़ी। शाहिद और महनाज के अड्डों से असला, कैमरे, काबिल एतराज फिल्मों के कैसेट और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सा लिटरेचर भी मिला था। इनकी निशानदेही पर पुलिस रात पर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारती रही थी। अखबारात पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी अहमियत दे रहे थे। ये पहला मौका था कि पुलिस के आला अफसरान खुद इन छापामार कार्रवाइयों की क़यादत कर रहे थे। दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस ने रात को चंद ऐसे मुअज़्ज़िज़ीन को भी गिरफ्तार किया था जो दहशतगर्दों और तखरीबकारों की पुष्टनाही करते हुए इन्हें तहफ़्फ़ुज़ और सरमाया फराहम करते थे। अखबार में नायला या सुल्ताना का नाम नहीं आया था और इसकी दरख्वास्त खुद नायला ने की थी। इनका नाम अखबारात में न आने पाए। अहमद अली सुबह सवेरे ही काली चला गया था। वडेरा करीम बख्श अपने कमरे में था। अलबत्ता गजाला ने इनके साथ बैठकर नाश्ता किया था। आज सुबह सवेरे भाई का टेलीफोन आया था। गजाला ने नायला की तरफ देखते हुए कहा, किसका? नायला ने सवाले निगाहों से इसकी तरफ देखा। भाई शाहनवाज का, गजाला ने बताया। कह रहा था कि पुलिस इसे तलाश कर रही है। मुझे अफसोस है गजाला, नायला ने कहा, मेरी वजह से तुम्हारे भाई, लानत भेजो इस पर। गजाला ने इसकी बात काट दी। इसने तो हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। घर से बाहर रहता है, डाकू के साथ घूमता है। माँ इसके गम में घुल घुल कर मर गई, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ और अब नया शोशा छोड़ा है इसने। कैसा शोशा? कह रहा था कि पुलिस तुम लोगों की वजह से इसके पीछे लगी है। वो तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। बाबा सही और भाई अहमद अली को भी धमकियां दे रहा था कि तुम लोगों को घर से निकाल दे। नायला के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। हमारी वजह से तुम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में हम यहाँ से चली जाएंगी। बिल्कुल नहीं, गजाला ने कहा। बाबा साईं, तुम लोगों को जाने नहीं देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम लोगों में रंजिश पैदा हो। नायला ने कहा। हम लोग तो पहले ही शाहनवाज से तंग आ चुके हैं, गजाला ने कहा। बाबा साईं तो पहले ही कई मरतबा इसे आग करने के बारे में सोच चुके हैं और मेरा ख्याल है कि अब ये फैसला कर ही लेंगे। नायला खामोश होकर रह गई। इन लोगों का खुलूस देखकर इसका दिल भी चाहने लगा था कि वो हमेशा के लिए यहीं रह जाए, लेकिन वो इनके लिए मसला नहीं बनना चाहती थी। आने वाले हालात का खुद इसे भी इल्म नहीं था। इसने राजस्थान के कैंप में रहते हुए कुछ भी किया था और फिर यहाँ आकर इसने पुलिस में जो ताउन किया था, जिसके नतीजे में चंद खतरनाक मुजरिम पकड़े गए थे। पुलिस के आला अफसरान इससे खुश थे, लेकिन वो सिर्फ पुलिस पर ही तकिया नहीं करना चाहती थी। वो अगर चाहती तो यहाँ से फौरन ही रहीम यार खान रवाना हो जाती और हसीना बेगम और शबीर दुरानी का हिसाब किताब बराबर कर देती। लेकिन कराची के हालात वो देख रही थी। यहाँ दहशतगर्दों की वारदातों में इजाफा हो रहा था। भारत की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द और तकरीबकार बेगुनाहों पर गोलियां बरसा रहे थे। मासूम और बेगुनाह अवाम को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जा रहा था। यह ऐसी शबीर दुरानी, इसके गुर्गों से कोई खतरा नहीं था। वो यहाँ रहकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करना चाहती थी और जाहिर है जब वो इस किस्म की सरगर्मी में मसरूफ हो गई तो गजाला के घर वालों के लिए भी मसाइल पैदा होंगे और वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से इन शरीफ लोगों के लिए किसी किस्म की मुश्किलात पैदा हों। शाहनवाज तो अभी से धमकियों पर उतराया था। गजाला ने तो साफ साफ कह दिया था कि डाकुओं और जना पेशा लोगों से इसके ताल्लुकात थे। यकीनन कराची में भी इस किस्म के लोगों से इसके ताल्लुकात होंगे और अब इसकी वजह से वो पुलिस को भी मतलूब हो गया था। इसने धमकी दी थी और अगर वो इंतकामी कार्रवाई पर उतर तो वडेरा क्रीम बख्श के लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। शाहनवाज जैसे लोग जिन्हें अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल ना हो,
ان سے کسی بھی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے نائلہ یہاں سے نکل کر اپنا کوئی اور ہی بندوبست کرنا چاہتی تھی۔ نائلہ کے والد کے ایک دو دوست کراچی میں موجود تھے، وہ پیسے والے لوگ تھے، لیکن نائلہ ان کے ہاں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کسی کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسی رات نائلہ نے موقع پا کر سلطانہ اور سسی سے مشورہ کیا۔ سسی، تم اگر چاہو تو اپنے گوٹ جا سکتی ہو، ہم وڈیرا کریم بخش کے کہہ کر تمہارا بندوبست کرا دیں گے۔ نائلہ نے کہا، نہیں ادی، سسی نے نفی میں سر ہلایا، اب تو میرا مرنا جینا تم دونوں کے ساتھ ہے، جہاں تم رہو گی میں بھی وہیں رہوں گی۔ تم نے مجھے زندگی کا ایک نیا رخ دکھایا ہے۔ ہمارے ہاں تو عورت کو ہمیشہ کمزور سمجھا جاتا ہے، لڑکیاں جب جوان ہوں تو انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح دوسرے گھروں میں ہانک دیا جاتا ہے۔ تم نے ہی تو ٹھیک بتایا کہ عورت کمزور نہیں ہوتی، بہت بڑی طاقت ہے عورت کے ہاتھ میں، اور پھر دوسروں کے لیے جینے کا مزہ تو کچھ اور ہی ہے۔ نہیں ادی، میں اپنے گوٹ نہیں جاؤں گی، تم لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ یاد ہے کہ ہم تینوں ایک ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا تھا؟ بہت فلسفہ آ گیا ہے تمہیں، نائلہ نے سے گھورا۔ میں نے سب کچھ تم دونوں ہی سے سیکھا ہے، سسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، نائلہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، ہم تینوں آج سے پھر یہ عہد کرتی ہیں کہ ہم تینوں کا مرنا جینا ایک ساتھ ہوگا۔ ہم اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جئیں گے، اپنے لوگوں کے لیے جئیں گے، اپنے وطن کے لیے جئیں گے، اور وطن کی ناموس کے لیے اپنی جان دے دیں گے۔ ہم تینوں نہیں، چاروں۔ دروازے کی طرف سے یہ آواز سن کر وہ تینوں اچھل پڑی۔ ان تینوں نے بے وقت دروازے کی طرف دیکھا۔ غزالہ دروازے میں کھڑی تھی۔ تم تینوں یہ بھول گئی ہو کہ اس گھر میں ہماری ایک اور بہن بھی رہتی ہے، غزالہ کہتے ہوئے آگے آ گئی۔ تم ہماری باتیں سن رہی تھی؟ نائلہ نے سے گھورا۔ میں کمرے میں داخل ہونے والی تھی کہ باتوں کی آواز سن کر رک گئی، اور پھر میں نے تم لوگوں کی ساری باتیں سن لی۔ تم تینوں اگر سب کچھ کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہوں، غزالہ نے کہا۔ سوچ لو غزالہ، سلطانہ نے کہا، ہم جس راستے پر چل رہی ہیں وہ بے حد خطرناک ہے، قدم قدم پر موت کا سامنا ہے، اس میں وہ آرام و آسائش نہیں ہے۔ نائلہ اور تم دونوں اگر سب کچھ چھوڑ سکتی ہو تو میں کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ غزالہ نے کہا۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم چاروں۔ غزالہ نے وہ الفاظ دہرانے لگی جو کچھ دیر پہلے نائلہ نے سلطانہ اور سسی کے سامنے دہرائے تھے۔ گڈ، نائلہ مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا غزالہ، یہ عہد ہم چاروں کا راز ہے جو کسی پانچویں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمارا یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہوگا، غزالہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور پھر ان سے کچھ اور باتیں ہونے لگی۔ اگلے روز غزالہ نے شام کے وقت ان تینوں کو تیار ہونے کے لیے کہا تو سلطانہ نے گھورتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کہیں ہماری نمائش کرنی ہے کیا؟ بابا صحیح نے پیسے دیے ہیں اور کہا کہ تم لوگوں کے لیے نئے کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں خرید لی جائیں، سلطانہ نے کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سلطانہ نے کہا۔ ضرورت ہے، غزالہ نے جواب دیا، اس لیے کہ تم لوگ میرے کپڑے پہن پہن کر ختم نہ کر دو۔ غزالہ کی اس بات پر دونوں نے زوردار کہکا لگایا۔ نائلہ اور غزالہ بھی اس کہکے میں شامل ہو گئی۔ شام کی چائے پینے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ چاروں شاپنگ کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ گھر میں اگرچہ گاڑی موجود تھی اور ڈرائیور بھی تھا، لیکن غزالہ نے ٹیکسی پر جانے کو ترجیح دی تھی۔ کوٹھیوں کی گلیوں سے نکل کر کارساز والی سڑک پر آتے ہی انہیں ٹیکسی مل گئی اور وہ چاروں ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ تاریخ روڈ پر لبرٹی چوک کے قریب انہوں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور گھوم پھر کر شاپنگ کرنے لگی۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ مختلف دکانوں پر شاپنگ کرتی ہوئی کولڈ ڈرنکس اور فروٹ چاٹ کی دکان پر آ گئی۔ چاٹ کھاتے کھاتے غزالہ کو اچانک ہی یاد آ گیا کہ وہ ایک شاپنگ بیگ کیفے لبرٹی سے ذرا آگے ایک دکان پر بھول آئی ہے۔ تم لوگ یہیں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، غزالہ اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ دکان یہاں سے کافی دور ہے، اکٹھے ہی چلتے ہیں، نائلہ نے کہا۔ نہیں، تم لوگ بیٹھو، میں سسی کو ساتھ لے جاتی ہوں، غزالہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر ذرا جلدی آ جانا، ایسا نہ ہو کہ کسی اور چیز کی تلاش میں دوسری دکانوں میں جھانکنا شروع کر دو، نائلہ نے کہا۔ بس 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، غزالہ کہتے ہوئے سسی کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد نائلہ اور سلطانہ بھی چائے والی دکان سے باہر نکل کر آ گئی۔ دکان کے اندر خاصی گھٹن تھی، باہر فٹ پاتھ پر تازہ ہوا بہت بھری لگ رہی تھی۔ 10 منٹ گزر گئے۔ نائلہ اور سلطانہ بار بار اس طرف دیکھ رہی تھی جس طرف سسی اور غزالہ گئی تھی۔ دکانوں کے سامنے بڑی رونق تھی، لوگ شاپنگ میں بزی تھے۔ اچانک ایک آدمی ان دونوں کے قریب آ کر رکا۔ نائلہ بی بی، وہ آدمی نائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، غزالہ بی بی آپ کو بلا رہی ہے، میرے ساتھ آئیے۔ نائلہ اور سلطانہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ چند قدم آگے چلنے کے بعد وہ شخص ایک سرمئی رنگ کی پجیروں کے قریب رک گیا۔ پجیروں کے شیشوں پر سیاہ پلاسٹک کی شیٹس لگی ہوئی تھی اور باہر سے جاننا مشکل تھا کہ اندر کوئی بیٹھا ہوا یا نہیں۔ گاڑی میں بیٹھیے آپ لوگ، اس شخص نے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ نائلہ آگے بڑھی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں لبرٹی کی طرف 1 وے ٹریفک تھا، نیز لبرٹی کی طرف گاڑیاں تو جا سکتی تھی، آ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ پجیروں وہاں کھڑی تھی اور اس کا رخ بھی لبرٹی کی طرف تھا۔ وہ دکان لبرٹی سے کافی آگے تھی۔ اگر وہ شخص لبرٹی چوک پر غزالہ سے ملتا تو وہ گاڑی کو یہاں تک کیسے لایا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ گاڑی پہلے سے یہاں کھڑی تھی، لیکن اس وقت نائلہ یا سلطانہ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ نائلہ جیسے ہی گاڑی میں داخل ٹھٹک گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آخری کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے نائلہ پہلے اس کی شکل نہ دیکھ سکی، لیکن پھر اس کی شکل دیکھتے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ شاہنواز تھا۔
नैला ने तेजी से पीछे हटना चाहा, मगर शाहनवाज इस राइफल की जद पर लेते हुए खुर्राया, खामोशी से पिछली सीट पर बैठ जाओ, आवाज निकाली तो उड़ा दूंगा। नैला ने पीछे मुड़कर देखा। इन्हें साथ लाने वाला शख्स खौफनाक नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। इस दौरान में एक और आदमी कहीं से निकलकर गाड़ी के करीब आ गया। इसके कंधे पर भी ऑटोमेटिक राइफल लटकी हुई थी। नैला के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो खामोशी से गाड़ी में घुस गई। इसके पीछे जब सुल्ताना गाड़ी में दाखिल हुई तो शाहनवाज को देखकर इसका चेहरा भी धुआं हो गया। इसके साथ ही वो गनमैन भी गाड़ी में घुस गया और इसने दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी की सीट काफी कुशादा थी। एक तरफ शाहनवाज बैठा हुआ था, इसके साथ नैला और सुल्ताना थी, आखिर में वो गनमैन था। इस तरह वो दोनों शाहनवाज और गनमैन के दरमियान दबकर रह गई थी। नैला को शाहनवाज ने और सुल्ताना को दूसरे गनमैन ने अपनी राइफल की जद पर ले रखा था। वो आदमी जो उन्हें बुलाकर लाया था बड़ी फुर्ती से अगली सीट का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। नैला के होंठ खुश्क हो रहे थे, हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हो रहे थे और दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। इसने बेबसी से सुल्ताना की तरफ देखा और फिर बाहर देखने लगी। शीशे पर लगी हुई प्लास्टिक शीट इस तरह की थी कि बाहर से अंदर नहीं झांका जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर साफ देखा जा सकता था। अभी रात के 8 ही बजे थे। दुकानों के सामने फुटपाथ पर बड़ी गहमागामी थी, लेकिन किसी को ये शुबा भी नहीं हो सका था कि इस चहल पहल में 2 लड़कियों को अगवा करके ले जाया जा रहा था। तकरीबन 20 गज आगे जाकर नैला ने गजाला और ससी को देख लिया। वो दोनों हाथों में शॉपिंग बैग लटकाए बातें करती हुई तेज कदमों से चाय वाली दुकान की तरफ जा रही थी। नैला का दिल चाहा कि वो चीखकर गजाला को आगाह कर दे, मगर शाहनवाज ने भी गजाला को देख लिया था और इसलिए गालिबन नैला की नीयत भी भाप ली थी। खामोशी से बैठी रहो। वो उसके पहलू पर राइफल की नाल का दबाव डालते हुए घुर्राया, आवाज निकली तो ट्रैगर दबा दूंगा। नैला गहरा सांस लेकर रह गई। इसने मुड़कर देखा, गजाला और सस्सी पीछे रह गई थी। पजीरो लिबर्टी चौक से बाईं तरफ अलामा इकबाल रोड पर मुड़ गई। आगे जाकर वो गाड़ी खालिद बिन वलीद रोड पर मुड़ गई और कुछ ही फासला तय करने के बाद एक गली में घूम गई। इस गली के दोनों तरफ बड़े बड़े रहायशी बंगले थे। पजीरो एक और गली में मुड़कर कॉर्नर वाले एक बंगले के सामने रुक गए। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो फौरन ही गेट खुल गया। वो पजीरो को अंदर लेता चला गया। यह डबल स्टोरी बंगला था। नारियल और यूकलिप्टस के दरख्तों ने चारों तरफ से इस बंगले को घेरे में ले रखा था। पजीरो पोर्च में रुक गई। सुल्ताना के साथ बैठा हुआ गनमैन दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया और सुल्ताना को बाजू से पकड़कर नीचे खींचने लगा। छोड़ दो मेरा हाथ, मैं खुद उतर रही हूँ नीचे। सुल्ताना ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। बड़ी अकड़ है भाई तुम में। गनमैन मुस्कुराया और फिर मूंछों को ताव देने लगा। देखेंगे तुम्हारी अकड़ कब तक तुम्हारा साथ देती है। तुम जैसी छोकरियां तो 1 मिनट में सीधी हो जाती हैं। नैला भी नीचे उतर आई और शाहनवाज भी। दूसरे गनमैन ने इन दोनों को राइफल की जद पर ले रखा था। ड्राइवर भी इंजन बंद करके नीचे उतर आया। शाहनवाज ने अपनी राइफल ड्राइवर की तरफ बढ़ा दी। इन्हें अंदर ले चलो, ये हमारी मेहमान है, इनकी कुछ खातिर तवाज़ुन तो की जाए। वो कहते हुए पोस्ट की सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नैला अपनी जगह पर खड़ी चारों तरफ देख रही थी। बंगले की दीवारें खासी ऊंची थी। गेट के अंदर की तरफ भी कुर्सी पर एक गनमैन बैठा हुआ था। ये वही शख्स था जिसने गेट खोला था। लॉन खासा वसी और था। लॉन के वस्त में 10-15 फीट ऊंची एक मसनूई पहाड़ी बनी हुई थी। इस पहाड़ी पर भी पौधे बकसरत नजर आ रहे थे। बाईं तरफ भी कोठी थी, लेकिन दाईं तरफ कोठी की दीवार जरा हटकर गालिबन सड़क थी। यहाँ से गाड़ियों के गुजरने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हें यहाँ से भागने का मौका नहीं मिल सकेगा, ड्राइवर ने नैला की तरफ देखते हुए कहा। भागने का ख्याल दिल से निकाल दो और अंदर चलो। शाहनवाज तुम लोगों से मिलने को बहुत बेचैन हो रहा था। वो लोग इन दोनों को गन पॉइंट पर अंदर ले गए। वसी और इस हॉल बड़े कीमती साजो सामान से सजा हुआ था। एक कोने में ट्रॉली पर बड़े स्क्रीन का टीवी सेट रखा हुआ था और ट्रॉली के निचले हिस्से में वीसीआर भी नजर आ रहा था। शाहनवाज सेंटर टेबल के करीब खड़ा था। इन दोनों को देखकर इसके होंठों पर बड़ी मायनेखेज मुस्कुराहट आ गई। वडेरा शाहनवाज जिस लड़की को हासिल कर लेने का इरादा कर लेता है तो फिर इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो नैला के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम कि मैं सुखन को तुम लोगों ने क्या पट्टी पढ़ाई थी कि वो तुम लोगों के साथ हवेली से भागने पर तैयार हो गई। वो एक गैरतमंद औरत है, नैला ने जवाब दिया। वो औरत है और अच्छी तरह जानती है कि इज्जत ही औरत का सरमाया होती है। इसीलिए अपनी जान खतरे में डालकर हमें तुम्हारी हवेली से निकालने पर तैयार हो गई थी। मुझे शुबा था कि वो बाबा साईं के पास ही जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसकी बेटी में ही रहती है ना। लेकिन ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम तीनों भी वहीं जाओगी और मेरे बाप, भाई और बहन को भी मेरे खिलाफ भड़का दोगी। वो शरीफ लोग हैं, नैला ने कहा, लेकिन तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। तुम अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो। तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हारी भी एक जवान बहन है और मत नाम लो मेरी बहन का अपनी जुबान से। शाहनवाज चीखा। क्यों? नैला ने से घूरा। क्या दूसरी औरतों की इज्जत नहीं होती? मैं भी तुम्हें बताऊंगा इज्जत क्या होती है। शाहनवाज घुराया। आई जी और डीआईजी के साथ तो तुमने बहुत सैर कर ली, बातें भी कर ली। पता नहीं तुम लोगों ने पर क्या जादू कर दिया है कि वो तुम्हें गिरफ्तार करने के बजाय इज्जत दे रहे हैं। इज्जत तो हम भी दे सकते हैं बाबा, बस हमारे साथ समझौता कर लो, खुश रहोगी।
कोई समझौता शरीफ और काबिल एतमाद लोगों के साथ किया जाता है, तुम जैसे बदमाशों और डाकू के साथ नहीं। नैला ने जवाब दिया। ये डाकू और बदमाश भी बड़े काम की चीज़ होते हैं, शाहनवाज ने कहा। इनसे तो बाज़ औक़ात हुकूमतें भी काम उठती हैं और बाज़ औक़ात इनसे बड़े बड़े काम भी लिए जाते हैं। यही बदमाश, डाकू और स्मगलर बाज़ औक़ात हुकूमतों के लिए एक मजबूत स्तून की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। वो और लोग होते हैं, नैला ने कहा। वो तुम्हारी तरह मुर्दा ज़मीर नहीं होते। इन्हें औरतों की इज्जत और अपने वतन की सलामती और नामूस का एहसास होता है। वो तुम्हारी तरह के बदमाश नहीं होते। वो अपने माँ बाप की इज्जत को भी खाक में नहीं मिलाते। ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं छोकरी, शाहनवाज धाड़ा। मेरी एक बात याद रखना शाहनवाज, नैला ने जवाब दिया। मुजरिम चाहे कितना ही चालाक और ताकतवर क्यों ना हो, कानून की इज्जत से नहीं बच सकता। कानून मेरा क्या बिगाड़ सकता है, शाहनवाज ने कहा और फिर कमरे में खड़े हुए एक गनमैन की तरफ देखते हुए बोला, इस खोकर के बच्चे को बुलाओ ना जरा। इन छोकरियों को भी पता चले कि हम क्या चीज़ हैं। कानून के मुहाफिज हमारे सामने किस तरह नजर झुकाकर खड़े होते हैं। डीआईजी और आईजी से बात करके छोकरी समझते किसने बड़ा तीर मारा है। वो आदमी एक साइड टेबल के करीब आ गया जिस पर टेलीफोन रखा हुआ था। वो फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। लाइन मिलने पर वो कुछ देर बातें करता रहा, फिर फोन बंद करके शाहनवाज की तरफ देखते हुए बोला, खोकर 11 बजे आएगा रईस। ठीक है, शाहनवाज ने कहा। इसे भी आ लेने दो, वो भी इस दावत में हमारे साथ शरीक हो जाए। क्या याद करेगा वो भी। उस वक्त तक हम अपना दिल खुश कर ले रईस, इस गनमैन ने कहा। न्याज, शाहनवाज ने इसे घूरा। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। ये घर तुम्हारा है। क्या तुम अपने रवायत को भूल गए हो कि खाने पर पहले मेहमान का हाथ बढ़ता है, मेज़बान का हाथ बाद में। अरे बाबा, इतने बेसब्रे तो मत बनो ना, सब मिलकर खाएंगे। ठीक है रईस, न्याज ने गहरा सांस भरते हुए कहा। तो फिर इस वक्त तक इनका क्या करें? इनकी खातिर तवाज़े करो, चाय पानी का पूछो, वीसीआर रखा हुआ है, कोई अच्छी सी फिल्म दिखाओ, वक्त पास हो जाएगा। ठीक है रईस, मैं पहले फिल्म लगा देता हूँ और फिर चाय बनाकर लाता हूँ। मेरे नौकर को तो तुमने छुट्टी पर भेज दिया है ना, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, न्याज ने कहा। अरे बाबा, ये गुल्लू किस मर्ज की दुआ है, इसको बोलने में बड़ी अच्छी चाय बनाता है, शाहनवाज ने ड्राइवर की तरफ इशारा किया। ठीक है, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। ड्राइवर ने क्लाशन को कंधे से लटकाई और किचन की तरफ चला गया। नैला कमरे का जायजा ले रही थी। जिस जगह टीवी सेट रखा हुआ था, इसके साथ ही ऊपर जाने का जीना भी था। न्याज ने टीवी का स्विच ऑन कर दिया और वीसीआर पर फिल्म का केस्ट लगाने लगा। कुछ देर बाद गुल्लू चाय बनाकर ले आया। इसने तमाम कप सेंटर टेबल पर रख दिए। इन तीनों ने तो एक एक कप उठा लिया, लेकिन सुल्तान और नैला ने चाय की तरफ देखा तक नहीं। अरे बाबा, चाय तो पियो, शाहनवाज ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। हमें ख्वाहिश नहीं है, नैला ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। बेहतर होगा कि तुम हमें यहाँ से जाने दो। अभी बात आगे नहीं बढ़ी, मामला यहीं ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर हमारे अगवा की खबर पुलिस तक पहुँच गई तो तुम लोग बच नहीं सकोगे। पुलिस तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। हम पुलिस से डरते नहीं हैं, शाहनवाज ने कहा। पुलिस को तो हमने खुद यहाँ बुलाया है, थोड़ी देर में वो भी यहाँ आ जाएगी। है तो वो इंस्पेक्टर, लेकिन देख लेना किस तरह हमारे कदमों को चूमता है। मैं बेज़मीर लोगों की बात नहीं कर रही, नैला ने जवाब दिया। तुम जैसे कमीने और घटिया लोगों को भी इस मुल्क के कमी नहीं है। वो पुलिस इंस्पेक्टर भी तुम्हारे जैसा ही कोई होगा। बंद करो ये बकवास, शाहनवाज धाड़ा। फिर न्याज की तरफ देखते हुए बोला, न्याज ये छोकरी को ज्यादा ही तेज लगती है। तुम इस दूसरी छोकरी को तो दूसरे कमरे में ले जाओ ना, मैं इसको देखता हूँ। चलो छोकरी। न्याज ने चाय का कप मेज पर रखकर सुल्ताना को इशारा किया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, सुल्ताना अकड़ गई। अरे चलो भी। न्याज ने इसे बाजू से पकड़ ले और घसीटता हुआ बाहर ले गया। गुल्लू तुम भी जाओ, मगर देखना इस छोकरी के साथ कुछ ज्यादती ना हो, शाहनवाज ने कहा। गुल्लू भी सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। शाहनवाज ने उठकर दरवाजे को कुंडा लगाया और 90 तुले कदम उठाते हुए नैला की तरफ बढ़ने लगा। नैला के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे समझने में देर नहीं लगी थी कि शाहनवाज इसके साथ क्या करना चाहता है। नैला के लिए सूरत-ए-हाल नई नहीं थी। जब से इसके सितारे गर्दिश में आए तो इस किस्म के हालात से दो चार रही थी। सबसे पहले शबीर दुरानी ने इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, जिसके गुरगु ने से रोना चाहा था। इसके बाद इंस्पेक्टर सूबा खान ने भी ऐसी ही कोशिश की थी, और फिर राजस्थान के कैंप में तो इसे मुतअद्दिद बार इस किस्म की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसने हर मर्तबा अल्लाह पर भरोसा किया था और वो अपने आप को बचाने में कामयाब रही थी। अब भी इसे कोई खौफ नहीं था, इसे अपने अल्लाह पर कामिल भरोसा था। शाहनवाज इससे 2 कदम के फासले पर रुक गया। इसकी आंखों में सुर्खी थी। वो चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा। देखो लड़की, वो इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, अगर तुम शराफत से अपने आप को मेरे हवाले कर दो तो आसानी रहेगी, बसूरत दीगर तुम अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सकोगे, नैला ने कहा। शाहनवाज इसकी तरफ देखता रहा और फिर अचानक से झपट कर नैला को दबोच लिया। नैला ऐसी सूरत-हाल के लिए तो तैयार थी, लेकिन इसे शाहनवाज से इस फुर्ती की तवक्को नहीं थी। शाहनवाज ने इसे दोनों बाहों से पकड़ लिया था और इसे सोफे पर गिराने की कोशिश कर रहा था। नैला ने झटका देकर अपने एक बाजू छुड़ाया तो शाहनवाज का हाथ इसकी कमीज पर पड़ गया। कमीज एक झटके से फट गई। नैला का कंधा बरहना हो गया। शाहनवाज की आंखों की चमक बढ़ गई। इसने एक झटके से नैला को सोफे पर गिरा दिया।
नैला पुश्त के बल सोफे पर बड़ी खूबसूरत सी नज़रों से शाहनवाज की तरफ देखने लगी। शाहनवाज ने इस पर छलांग लगाई तो नैला बड़ी फुर्ती से हरकत में आ गई। वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। शाहनवाज सोफे पर गिरा था मगर इसने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। नैला खूबसूरत हिरनी की तरह उल्टे कदमों पीछे हटने लगी, लेकिन अब वो शाहनवाज का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। इसने दोनों हाथ मार्शल आर्ट की मखसूस स्टांस में आगे निकाल लिए। शाहनवाज को अंदाजा नहीं हो सका था कि वो क्या करना चाहती है। वो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो लड़की। शाहनवाज घुर्राता हुआ आगे बढ़ा। इसने पहले की तरह नैला को गिरफ्त में लेना चाहा, मगर नैला बड़ी तेजी से हरकत में आई थी। नैला की खड़ी हथेली शाहनवाज की दाईं कलाई की हड्डी पर लगी। शाहनवाज बिलबिला उठा। इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसकी कलाई टूट गई हो। वह झटकता हुआ आगे बढ़ा। नैला अपनी जगह पर खड़े खड़ी उछली। इसकी राउंड हाउस किक शाहनवाज की गर्दन पर लगी। वो कराता हुआ कालीन पर ढेर हो गया। शाहनवाज ने उठने की कोशिश करते हुए खूबसूरत सी निगाहों से नैला की तरफ देखा। नैला मखसूस स्टांस में इसके सामने खड़ी थी। अब इसके आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि वो मखसूस चमक थी जो ऐसे मौके पर इसके आंखों में उभराया करती थी। शाहनवाज अब भी नहीं समझ सका था कि उसके साथ मार्शल आर्ट्स के दाव इस्तेमाल कर रही है। वो यही समझा था कि नैला अपने आप को बचाने के लिए यूं ही हाथ पैर चला रही है। तुम मुझसे बच नहीं सकोगी। वो घुराते हुए फिर नैला की तरफ लपका। नैला पूरी तरह फॉर्म में आ चुकी थी। इसने शाहनवाज को करीब आने का मौका दिए बगैर इसके पहलू पर एक जोरदार किक रसीद कर दी। शाहनवाज गिराता हुआ दोहरा हो गया। नैला ने इसकी गर्दन पर हल्का सा चोब रसीद कर दिया। शाहनवाज मुंह के बल इसके कदमों में गिरा, लेकिन गिरने के साथ से बड़ी फुर्ती से नैला की दोनों टांगे पकड़कर जोरदार झटका दिया। नैला लड़खड़ाकर पुश्त के बल गिरी। शाहनवाज ने बड़ी फुर्ती से उठकर नैला पर छलांग लगा दी। कोशिश के बावजूद इस मर्तबा नैला नहीं बच सकी। शाहनवाज इसके ऊपर गिरा था। नैला को यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई चट्टान इसके ऊपर आन गिरी हो। नैला अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। वो कोशिश के बावजूद अपने आप को इसकी ग्रिप से नहीं निकाल सकी। शाहनवाज ने इसके दोनों बाजू भी फर्श से लगा दिए थे। नैला ने बड़ी सख्ती से अपने होंठ बीच रखे थे। इसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ शाहनवाज की ग्रिप से छुड़ाया और पूरी कुव्वत से इसके बाल पकड़कर खींचने लगी। इसका चेहरा जैसे ऊपर हुआ, नैला ने चौड़ी हथेली से इसकी नाक पर जर्ब लगाई। शाहनवाज कराहा। नैला ने एक और जर्ब लगाई। इसका दूसरा हाथ भी शाहनवाज की ग्रिप से निकल गया। नैला ने अब दोनों हाथों से इस पर हमले शुरू कर दिए। इसने जोर से उंगली शाहनवाज की आंख में मारी। शाहनवाज गिराता हुआ इसके ऊपर से हट गया। इसके मुंह से मुगल्लिज़ात का तूफान उबल रहा था। नैला बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई। शाहनवाज भी उठ गया था, मगर नैला ने इसे संभलने का मौका नहीं दिया। वो पे दर पे इस पर किक्स बरसाती रही। शाहनवाज की कुव्वतें बर्दाश्त जवाब देगी। अब वो बाकायदा चीख रहा था। वो बचने की कोशिश करते हुए इधर दौड़ रहा था और नैला इसका पीछा करते हुए इस पर पे दर पे हमले कर रही थी। अब बाहर से दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा था। नैला के ख्याल में अच्छा ही हुआ था कि शाहनवाज ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और अब इसे बचाने वाला कोई नहीं था। नैला भी दिल की भड़ास निकाल रही थी। इसने शाहनवाज को कहीं टिकने नहीं दिया। वो इस पर पे दर पे हमले कर रही थी। तुम औरतों को इतना कमजोर समझते हो कि वो आसानी से तुम्हारी हवस का शिकार हो जाए। मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि आइंदा किसी औरत की तरह आंख भी उठाकर देख सको। नैला ने घुराते हुए कहा और इसके साथ ने शाहनवाज को जोरदार ठोकर रसीद कर दी। शाहनवाज ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। इसने अपने दोनों हाथ आगे रख लिए थे। नैला ने इसकी थोड़ी पर ठोकर रसीद की। वो उलटकर पुश्त के बल गिरा। वो पूरी तरह तड़प रहा था। नैला इस पर ठोकरें बरसाती रही। बाहर नियाज़ या गुल्लू जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए चीख रहा था। फिर शीशा टूटने की आवाज सुनाई दी। वो गुल्लू था। इसने दरवाजे के ऊपर का शीशा तोड़ दिया और हाथ अंदर डालकर कुंडा खोल दिया। वो दरवाजा खोलते ही राइफल लेकर चीखता हुआ अंदर आ गया। शाहनवाज की हालत देखकर वो चूंकि बगैर नहीं रह सका था। यह छोकरी, छोड़ दो इसे वरना गोली मार दूंगा, वो चीखा। मगर नैला के हाथ पैर नहीं रुके। गुल्लू ने आगे बढ़कर राइफल का बट नैला के कंधे पर मारा। नैला के मुंह से चीख निकल गई। कंधे की हड्डी पर लगने वाली जर्ब खासी जोरदार थी, लेकिन इसने शाहनवाज पर हमले जारी रखे। गुल्लू ने राइफल के बट से एक और हमला किया। इस मरतबा भी जर्ब शोल्डर ब्लेड पर लगी। नैला लड़खड़ा गई। शाहनवाज कालीन पर पड़ा चीख रहा था। नैला इसे एक ठोकर मारना चाहती थी कि गुल्लू ने अचानक ही आगे बढ़कर सर से इसकी सीने पर जोरदार टक्कर मारी। नैला के मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई। वो लड़खड़ाकर गिर गई। गुल्लू ने इसे 2-3 ठोकरें मारी और फिर राइफल तानकर खड़ा हो गया। अब अगर तुमने हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगी, गुल्लू गुर्राया। तूफा तुम्हारी मर्दानगी पर, नैला ने नफरत भरे लहजे में कहा। निहत्ते और कमजोर औरत पर इस तरह हमला तुम जैसी कमीनों ही का काम है। राइफल छोड़ दो, फिर मुझ पर हमला करके देखो। तुम पर तो ऐसे हमले करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगी, गुल्लू गुर्राया और फिर शाहनवाज की तरफ मुतवज्जो हो गया। शाहनवाज कालीन पर पड़ा गिरा रहा था। गुल्लू ने इसे सहारा देकर उठाया और सोफे पर बिठा दिया। शाहनवाज दोनों हाथ नाफ पर रखे गिरा रहा था। नैला ने इसकी अच्छी खासी तवाज़े कर दी थी। रईस, गुल्लू ने कहा, अगर तुम कहो तो इस छोकरी को गोली मार दूं। नहीं, इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो और दूसरी छोकरी को भी। शाहनवाज ने कहा। किसी माई के लाल को आज तक मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी, मगर इस छोकरी ने मेरे ऊपर हाथ उठाकर मेरे कहर को ललकारा है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसे ऊपर ले जाकर बंद कर दो। चलो आगे लगो।
गुल्लू ने नायला को राइफल से इशारा किया। नायला उठकर खड़ी हो गई। इसकी कमीज दाएं कंधे से फटी हुई थी। इसने बाएं हाथ से फटी हुई कमीज को समेट लिया और गुल्लू के साथ कमरे से निकलना ही चाहती थी कि एक कमरे से किसी मर्द की चीखने की आवाज सुनाई दी। इसके दूसरे लम्बा राहदारी में एक कमरे का दरवाजा खुला और नैला लटखड़ाता हुआ बाहर निकले। इसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। कमीज तार तार हो रही थी, बाल उलझे हुए, चेहरे पर खराशों के निशान थे। नैला के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इसे समझने में देर नहीं लगी कि नियाज की यह हालत सुल्ताना ने बनाई थी। चंद सेकंड बाद सुल्ताना कमरे से निकली। इसके चेहरे पर दरिद्रगी थी और इसके हाथों में नियाज वाली राइफल थी, लेकिन इसके बाहर निकलते गुल्लू इस पर झपट पड़ा। इसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए सुल्ताना के हाथ से राइफल छीन ली। सुल्ताना ने नायला को देखा तो इसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। गुल्लू ने एक राइफल नियाज के हाथ में थमा दी। वो दोनों ने राइफलों की जद में लिए धक्के देते हुए जीने के ऊपर ले आए। ऊपर भी 3 कमरे थे। एक कमरे में धकेल कर दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। नायला और सुल्ताना कमरे के वस में खड़ी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर सुल्ताना दौड़कर नायला से निपट गई। ये अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते, सुल्ताना ने कहा। औरत को कमजोर समझने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जिंदगी भर याद करेंगे। ऐसा ही होगा, नायला इसकी पूछ थपथपाते हुए कहा। वो दोनों कमरे का जायजा लेने लगी। ये बेडरूम था। फर्श पर नीले रंग का कालीन बिछा हुआ था। बाईं तरफ की दीवार के साथ डबल बेड बिछा हुआ था। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल पड़ी थी। नायला ड्रेसिंग टेबल के दरवाजे खोलकर देखने लगी। एक दराज में एक हथौड़ा, चंद कीले और एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ था। अकबी समत में इस कमरे की एक ही खिड़की थी। नायला ने पर्दा हटाकर देखा। खिड़की में आहनी सलाखों वाली थी। दूसरी तरफ तारीकी थी। नारियल का एक दरख्त खिड़की के ऊपर मकान की छत पर झुका हुआ था। नायला ने पर्दा छोड़कर बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगी। फिर अंदर घुसकर बेसन में मुंह हाथ धोने लगी। मुंह हाथ धो लो, हवास ठिकाने आ जाए तो कुछ सोचते हैं, नायला ने कहा। सुल्ताना भी बाथरूम में मुंह हाथ धोकर आ गई। वो दोनों पलंग की पट्टी पर बैठ गई। इन्हें यकीन था कि शाहनवाज और नियाज अपनी सिकाई कर रहे होंगे। इस कमरे में कोई घड़ी वगैरह नहीं थी जिससे वक्त का अंदाजा हो सकता, लेकिन नायला के ख्याल में इस वक्त 10 बज रहे होंगे। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठी सोच रही थी। दोनों फरार के बारे में सोचने की दफा नायला उठकर एक बार फिर बाथरूम में घुस गई और रोशनदान का जायजा लेने लगी। इस रोशनदान में सलाखें वगैरह नहीं थी, लेकिन वो रोशनदान बहुत छोटा था। लंबाई में तो 2.5 फीट के लगभग था, लेकिन चौड़ाई में 7-8 इंच से ज्यादा नहीं था। इस रोशनदान में इंसान के बच्चे का बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। वो बाथरूम से बाहर आई तो सुल्ताना खिड़की के करीब खड़ी बाहर देख रही थी। नारियल के दरख्त का तना खिड़की से तकरीबन 3 फीट के फासले पर था। अगर इस खिड़की में ग्रिल ना होती तो हम इस दरख्त के जरिए आसानी से फरार हो सकती थी, सुल्ताना ने कहा। ये ग्रिल? नायला चौंक गई। 1 मिनट। वो तेज तेज कदम उठाते हुए ड्रेसिंग टेबल के करीब पहुंच गई और दरवाजा खोलकर स्क्रू ड्राइवर निकाल लिया। मेरा ख्याल है स्क्रू ड्राइवर हमारे काम आ सकता है। ओह गुड, सुल्ताना की आंखों में चमक सी उभर आई। इसने नायला के हाथ से स्क्रू ड्राइवर ले लिया और खिड़की की चौखट में लगी हुई सलाखों वाली ग्रिल का जायजा लेने लगी। ग्रिल को स्क्रू के जरिए फिट किया गया था और तमाम स्क्रू अंदर की तरफ थे। ग्रिल फिट करने के बाद खिड़की पर रंग किया गया था, जिससे तमाम स्क्रूज की झरियों पर भी रंग जमा हुआ था। सुल्तान स्क्रू ड्राइवर की नोक से एक स्क्रू का रंग खींचने लगी और फिर थोड़ी देर बाद स्क्रू खोलने की कोशिश कर रही थी। रंग जमा होने की वजह से इसे खाली दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद स्क्रू खोलने में कामयाब हो गई। इसने मुस्कुराती हुई निगाहों से नायला की तरफ देखा। दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दो, सुल्ताना ने सरगोशी की। नायला ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे का बोल्ट चढ़ा दिया। जब वो वापस पलटी तो सुल्ताना दूसरे स्क्रू पर तबाजमाई कर रही थी। बेशतर स्क्रू इस तरह लगे हुए थे कि इनमें स्क्रू ड्राइवर फंसाना मुश्किल हो रहा था। 1 घंटे की कोशिश के बाद वो एक तरफ के सिर्फ 3 स्क्रू निकाल सकी। ये स्क्रू खुलते ही ग्रिल की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ा था। कम से कम 7 स्क्रू और निकलते तो ग्रिल एक तरफ से उखड़ सकती थी। नायला चौथे स्क्रू पर तबाह आजमाई कर रही थी कि बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। नायला ने तमाम स्क्रू ड्राइवर और निकाले हुए स्क्रू कालीन के नीचे छुपा दिए और दोनों पलंग पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद कदमों की आवाज दरवाजे के सामने रुक गई। फिर ताला खोलने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा खटखटाया जाने लगा। दरवाजा खोलो नहीं तो इसे तोड़ दिया जाएगा, ये नियाज की आवाज थी। कदमों की आवाजों से अंदाजा लगाया था कि वो 3-4 आदमी थे। नायला और सुल्ताना ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सुल्ताना ने लुटकर दरवाजे का बोल्ट गिरा दिया। सुल्ताना ने दरवाजा खोल दिया था। वो दोनों किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इन्हें अगर खौफ था तो सिर्फ ये कि खिड़की की ग्रिल इनकी नजरों में न आ जाए। नायला ने गर्जे खिड़की के सामने पर्दा खींच दिया था, लेकिन एक खदशा तो बहरहाल था। वो 3 आदमी थे, नियाज, शाहनवाज और तीसरा आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में था। दरमियाना कद, गंदवी रंगत, मटके की तरह निकली हुई तोन, जिस पर पतलून बड़ी मुश्किल से टिकी हुई थी। दाएं रुखसार पर जख्म का एक पुराना निशान था। सर पर इसने टोपी तिरछी रखी हुई थी। वो पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा कोई गुंडा या बदमाशी लगता था। और लिस्ट में रिवॉल्वर टंगा हुआ था और एक हाथ में मोबाइल टेलीफोन था। वो गहरी नजरों से नायला और सुल्ताना की तरफ देख रहा था। अच्छा तो ये हैं वो दोनों लड़कियां, वो बोला। अरे बाबा इनको लड़कियां मत कहो, शाहनवाज ने कहा। हम दोनों की हालत देख रहे हो ना, हिंदुस्तान की सरहद पार करके आई हैं, तरबियत याफ्ता है
सरहद पर पकड़ी गई थी, मगर ये रेंजर्स के एक जवान की राइफल छीनकर भाग निकली। फिर मेरी हवेली में एक रात रही, मुझे बेहोश कर दिया और कमदार को गन पॉइंट पर लेकर फरार हो गई। कमदार को तो तुम जानते हो ना कैसा आदमी है, वो भी इनसे मार खा गया। मुझे पता चल गया कि ये लोग मेरे बाबा साहब के घर पर ठहरी हुई है। इन्होंने पता नहीं क्या पट्टी पड़े कि मेरा बाप और मेरी बहन और मेरा भाई भी मेरे खिलाफ हो गया। मैं इन्हें पुलिस के हाथों पकड़वा दिया, मगर थोड़ी ही देर बाद आईजी, डीआईजी और दूसरे अफसर भी थाने पहुंच गए। ये तो कोई बहुत ऊंची शाय लगती है मुझे। इनके लिए बंगले पर गार्ड भी लगा दिए गए हैं। मुझे तो लगता है छोकरियों की ऊंचा खेल खेल रही हैं। इनका खेल जल्दी खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने एक हाथ से मुझे पर ताव देते हुए कहा, बड़े बड़े लोग देखे हैं मैंने, ये तो लड़कियां हैं। इंस्पेक्टर खोकर के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकेंगी। तो बाबा कुछ करो ना इनका, शाहनवाज ने कहा, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुमने इनके बारे में जो कहानी सुनी, इससे लगता है कि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी मुश्किल हो जाएगी। इनके साथ तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा। इंस्पेक्टर खोकर ने कहा, ऐसा तरीका इस्तेमाल करूंगा कि तुम्हारी भी शिकायत दूर हो जाएगी। अरे बाबा, ये खुद ही तुम्हारे कदमों में गिरेंगी। ऐसा कब होगा बाबा? शाहनवाज बोला, मेरा तो जिस्म अब भी दुख रहा है। मैं छोकरी को इस तरह कुचलना चाहता हूँ कि सब कुछ भूल जाए और सिर्फ मेरा ही नाम याद रखे। हो जाएगा रईस, हो जाएगा। इंस्पेक्टर खोकर ने कहा, अब इन छोकरे को यहीं रखो, रात के आखिरी पहर में से यहाँ से ले जाऊंगा। मेरा लाड़ी वाला मकान तो देखा है ना तुमने, इस मकान के अंदर की सजावट देखो तो बड़े बड़े बहादुरों के पीते पानी हो जाते हैं। ये छोकरे तो मकान में दाखिल होते ही कदमों में गिर पड़ेंगे। रात के आखिरी पहर क्यों, अभी क्यों नहीं? शाहनवाज ने पूछा। इस वक्त मेरे इलाके में कुछ गड़बड़ है, मैं कहीं इधर उधर नहीं हो सकता। इस वक्त भी बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूँ, तुम थोड़ा और इंतजार कर लो। इंस्पेक्टर ने कहा, एक बात का ख्याल रखना खोकर, शाहनवाज ने कहा, ये छोकरे आईजी वगैरह की छीती हैं, बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर किसी और को पता चल गया तो तुम्हें भी लटका दिया जाएगा। इसकी तुम फिक्र मत करो। इंस्पेक्टर खोकर ने कहा, इनका तो ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि किसी को हवा तक नहीं लगेगी। अगर ये सामने आ भी गई तो बोलने के काबिल नहीं रहेगी और पुलिस के बड़े से बड़े अफसरान भी इनकी मदद नहीं कर सकेंगे। 2 कदम आगे बढ़कर नैला के करीब पहुंच गया। क्या ताल्लुक है तुम्हारा पुलिस के इन बड़े बड़े अफसरान से? इसने नैला की थोड़ी पर हाथ रखकर इसका चेहरा ऊपर करना चाहा। अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। नैला ने घुर्राते उसका हाथ झटक दिया। वो जिम्मेदार अफसरान है, इन्हें अपने फर्ज का एहसास है। वो लोग तुम्हारी तरह बददियानत, राशि और जरापेशा लोगों की सरपरस्ती करने वाले नहीं है। ये वर्दी तुम्हें लोगों की जानो माल की हिफाजत और कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए दी गई है, लेकिन इस वर्दी को जिस पर सजाकर तुम अपने आप को कानून के मालिक समझ बैठे हो, अपने फराइज को तो तुम भूल ही गए हो। तुम्हें सिर्फ ये याद रहे कि जराइम पेशा अफराद और वतन दुश्मन लोगों की सरपरस्ती करके दौलत कमाई जा सकती है। तुम्हें यह एहसास नहीं कि इन जैसे बेज़मीर लोग वतन को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तुम लोग हो जो दीमक की तरह इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हो, लेकिन याद रखो तुम लोग अपने इंजाम से नहीं बच सकोगे। देख लिया तुमने खोकर ये किस तरह बोल रही है? शाहनवाज बोला। देख रहा हूँ, इंस्पेक्टर खोकर ने कहा। बस चंद घंटों की बात, इसके बाद इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। इस वक्त तक इसको हिफाजत में रखना, यहाँ से भाग तो नहीं जाएगी। ये कहते हुए तो देखता हुआ खिड़की के करीब पहुंच गया। नैला और सुल्ताना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कनेक्शों से इंस्पेक्टर खोकर की तरफ देखने लगी। इंस्पेक्टर खोकर को खिड़की का पर्दा हटाते हुए देखकर नैला का दिल उछलकर हलक में आ गया। इंस्पेक्टर खोकर ने खिड़की का पर्दा दूसरी तरफ से हटाया था। दूसरा हाथ इसने ग्रिल को पकड़कर 1-2 झटके दिए। ग्रिल मजबूत थी, इसने पर्दा छोड़ दिया। नैला के मुंह से इत्मीनान का सांस निकल गया। अगर इंस्पेक्टर खोकर पर्दा उस तरफ से हटाता जहां से उन्होंने पेच निकाले थे, तो फ्रेम से निकले हुए स्क्रू यकीनन इसकी नजर में आ जाते। क्या देख रहे हो खोकर? शाहनवाज ने पूछा। मैं देख रहा हूँ ये लड़कियां यहाँ से भाग तो नहीं सकेंगी, खोकर बोला। यहाँ से कैसे निकलेंगी? शाहनवाज के बजाय नियाज ने जवाब दिया। खिड़की पर मजबूत जंगला लगा हुआ है, दरवाजे पर ताला डाल देंगे। ये निकलेगी कैसे यहाँ से? मैं यही देख रहा था, इंस्पेक्टर खोकर ने कहा। अब मैं चलूंगा रईस, आज मेरे इलाके में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, देर तक बाहर नहीं रह सकता। किस वक्त आओगे तुम? शाहनवाज ने पूछा। 3 और 4 बजे के दरमियान पहुंच जाऊंगा, खोकर ने जवाब दिया। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। शाहनवाज ने कहा। तीनों कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। नैला और सुल्ताना ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वे इख्तियार एक दूसरे से लिपट गई। बला वक्ती तौर पर टल गई थी। इस वक्त 12 बजने वाले थे। इनके पास 3-3.5 घंटों का वक्त था। नैला ने आगे बढ़कर बड़ी आहिस्तगी से दरवाजे का बोर्ड चढ़ा दिया और कालीन के नीचे से स्क्रू ड्राइवर निकालकर अपने काम में मसरूफ हो गई। बाज़ स्क्रू तो बड़ी आसानी से निकल गए, लेकिन बाज़ स्क्रू ऐसे थे जिस पर पेच का सेट नहीं हो रहा था। ऐसे स्क्रू निकालने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2 बजे के लगभग उन्होंने कई स्क्रू निकाल लिए। नैला स्क्रू ड्राइवर सुल्ताना के हवाले कर दिया और ग्रिल को बाहर की तरफ धकेलने लगी। ग्रिल इस साइड से 7-8 नीचे हट गई, लेकिन इसमें से बाहर नहीं निकल सकती थी। चौखट के बीच में ऊपर नीचे के 2 स्क्रू और उखाड़ने की जरूरत थी। इनमें आधा घंटा लग गया। तकरीबन 2:30 बजे के लगभग उन्होंने
वो स्क्रू भी निकाल दिए। अब वो ग्रिल इतनी झूल गई थी कि वो इसमें से आसानी से निकलकर नारियल के दरख्त तक पहुंच सकती थी। दफतन बाहर कदमों की आवाज सुनकर दोनों उछल पड़ी। आवाज से अंदाजा होता था कि वो सिर्फ एक ही आदमी था। हो सकता है शाहनवाज हो। जल्दी करो सुल्ताना, नायला ने सरगोशी की। इस चौखट पर चढ़कर दरख्त तक पहुंचने की कोशिश करो, हरी अब। सुल्ताना खिड़की की चौखट पर चढ़ गई। ग्रिल पूरी तरह पीछे नहीं हटी थी। सुल्ताना ने एक हाथ से चौखट के ऊपर वाले किनारों के थाम लिया, एक पैर चौखट पर रहने दिया और दूसरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के तने की तरफ बढ़ाने लगी। दरख्त का तना खिड़की से ज्यादा दूर नहीं था। सुल्ताना का हाथ आसानी से वहां तक पहुंच गया, लेकिन एक अजीब सा खौफ इसके दिल पर तारी था। नारियल का तना बिल्कुल चिकना था। इसे डर था कि अगर हाथ फिसल गया तो वो नीचे गिरेगी। अगर गिर कर मरने से बच भी गई तो इन दरिंदों को पता चल जाएगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाहर से ताले में चाबी घुमाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जल्दी करो सुल्ताना, वो ताला खोल रहा है। नायला ने सरगोशी की। इसकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। सुल्ताना ने चौखट पर रखे हुए पैर पर जोर देकर ऊपर से हाथ छोड़ दिया और बड़ी फुर्ती से दोनों बाजू दरख्त के तने के गिर लपेट दिए। इसके हाथों में पसीना आ रहा था। इसने दोनों टांगे भी तने के गिर लपेट ली और तेजी से नीचे फिसलने लगी। बाहर से ताला खोल लिया गया था और शाहनवाज की नशे में डूबी हुई आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजा खटखटाते हुए कह रहा था, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। इसके मुंह से गालियां भी निकल रही थी। नायला खिड़की की चौखट पर चढ़ गई। इसके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई थी। दरवाजा अब जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था। नायला के जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे। इसकी हथेलियां पसीने से तर हो रही थी। इसने दोनों हाथ कमीज पर रगड़े और अल्लाह का नाम लेकर दरख्त की तरफ छलांग लगा दी। वो छिपकली की तरफ दरख्त से लिपट गई और बड़ी तेजी से नीचे फिसलने लगी। नारियल का ये दरख्त बाउंड्री के वाल के साथ अंदर की तरफ था। नायला फिसलती हुई दीवार पर पहुंच गई। इसने इधर उधर देखा, सुल्ताना नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता ऊपर से अब दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाए जाने की आवाज सुनाई दे रही थी। नायला, मैं यहाँ हूँ, बाहर की तरफ छलांग लगा दो। तकरीबन 10 फीट नीचे कच्ची जगह है। दीवार के बाहर की तरफ से सुल्ताना की सरगोशी सुनाई दी। नायला ने दीवार की तरफ लटक गई। वो फिर इसने हाथ छोड़ दिए। वो भूख की आवाज के साथ नीचे गिरी। ऊपर से अब शाहनवाज के साथ न्याज और गुल्लू की आवाजें सुनाई दे रही थी। भागो इस तरफ। सुल्तान ने नायला का हाथ पकड़ लिया। वो इस गली का आखिरी बंगला था। इसके साथ कुशादा गली थी। वो दोनों इस गली में दौड़ती हुई सड़क पर आ गई। ये कश्मीर रोड था। सड़क की दूसरे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स था। इसके लाइन्स पर मैरिज गार्डन बने हुए थे। 1-1.5 बजे तक तो शादियों की तकरीबात की वजह से इलाका बाकाय नूर बना होता था। बड़ी रौनक रहती थी, मगर इस वक्त हर तरफ तारीकी थी। दाएं तरफ बहुत दूर एक जगह कुछ रोशनी नजर आ रही थी। वहाँ भी शादी की तकरीब थी जो गालिबन देर से खत्म हुई थी और मुलाजमिन मेज़ें वगैरह कुर्सियाँ उठा रहे थे। इस तरफ मेरे साथ हो। सुल्तान इसका हाथ पकड़कर दौड़ती हुई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के गेट में दाखिल हो गई। वो दोनों दौड़ती पिछले हिस्से में पहुंच गई। उस तरफ भी एक गेट था जो उस वक्त बंद था। वो सलाखों पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। कम्प्लेक्स की पिछली तरफ रहायशी इलाका था। ये वसीउरीज बंगले थे। वो दोनों दौड़ती हुई सड़क पर आ गई। दाईं तरफ जेल चुरंगी थी और बाईं तरफ इस्लामिया कॉलेज। सामने सड़क से दूसरी तरफ हैदराबाद कॉलोनी थी। वो दौड़ती हुई सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गई। कहाँ जा रही हो तुम? अगर किसी ने इस हालत में पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नायला ने कहा। यहाँ सड़क के किनारे एक छोटा सा पार्क है, सुल्ताना बोली। तो क्या इस पार्क में रात गुजारने का इरादा है? नायला ने कहा। नहीं, सुल्ताना बोली। इस पार्क के करीब एक गली में नईम नामी एक नौजवान रहता है। वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। एक मरतबा मुझे महनाज की कोठी लेकर गया था। इसका घर मिल जाए तो हमें पनाह मिल सकती है। लेकिन उसके घर वाले, नायला बोली। घर वाले होते तो मुझे लेकर ना आता, सुल्ताना ने कहा। वो किसी दूसरे शहर से पढ़ने के लिए आया हुआ है। दौलतमंद बाप का बेटा है। छोटा सा पार्क और फिर मकान तलाश करने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। सुल्ताना ने घंटी के बटन पर उंगली रखी थी कि जमशेद रोड की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। सुल्ताना ने एक बार फिर घंटी का बटन दबा दिया। फायरिंग की आवाजें करीब आती हुई महसूस हो रही थी। सुल्ताना ने तीसरी मरतबा घंटी बजाई। कौन है? बाहर कौन है? अंदर से ख्वाबिदा सी सहमी हुई आवाज सुनाई दी। लगता था जैसे वो शख्स किसी कमरे की खिड़की से बोल रहा हो। दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए, बाहर फायरिंग हो रही है, सुल्तान ने चीख कर कहा। कौन हो तुम और इतनी रात के? बोलने वाले की आवाज फायरिंग की आवाज में दब गई। यूँ लगता था जैसे गली के मोड़ की दूसरी तरफ फायरिंग हो रही है। प्लीज दरवाजा खोले, बाहर फायरिंग हो रही है, सुल्ताना चीखी। जवाब में चंद सेकंड खामोशी रही। फिर अंदर से दरवाजा खोल दिया गया। ठीक इसी लम्हा एक गाड़ी इस गली में मुड़ी। गाड़ी में जो भी लोग थे फायरिंग कर रहे थे। गाड़ी इसी तरफ आ रही थी। दरवाजा खुलते ही सुल्ताना नायला ने अंदर छलांग लगा दी और इस शख्स ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मुअज़्ज़िज़ अमीन हज़रात, नायला की ये कहानी भी जारी है। बकिया वाक़या अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।